ये भी बेनजीर का आशिक लगता है, मुझे मारकर उसे हासिल करना चाहता है। उड़ा दो इसे, उड़ा दो। मैं अली खान फिल्म एक्टर, हरामजादे मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। By the right, about turn. अमिताभ बच्चन मुझे फांसी के फंदे से लेके भागते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे बचाने वाला मेरा कोई साथी आ गया। किरण कुमार के छोटे भाई बने थे, तो मैं कहता हूँ वाह खान वाह, वाह खान वाह, क्या मौत को शिकस्त दी है तुमने मुझे बचाकर। पाशा भाई तो तुम्हें इनाम देंगे ही, मैं भी तुम्हें खुश कर दूंगा। बीच में अचानक से ये जो हेयर स्टाइल चेंज कैसे हो? ये हेयर स्टाइल इसलिए चेंज हुआ है कि ये एक फिल्म बन रही है गदर 2, उसमें सनी देओल हैं और अमीषा पटेल हैं। सबसे पहला कैरेक्टर या फिल्म कौन सा? सबसे पहला शत्रुघ्न सिन्हा जी ने कालका में, जिसकी सारी शूटिंग धनबाद में हुई थी, झारखंड में। अब तक कितने फिल्मों में काम कर चुके हैं? हमने हर लैंग्वेज में 150 से 200 फिल्मों में काम किया। अमरीश पुरी से मिले थे? हाँ, अमरीश जी के साथ मैंने काम किया, कई फिल्मों में काम किया। अमरीश जी जो जिस तरीके से पर्दे पे जो रोल करते थे, बहुत अच्छे इंसान थे। कुछ एक्टर हैं जो कांग्रेस को लाइक करते हैं, कुछ एक्टर हैं जो बीजेपी को लाइक करते हैं। आप जैसा अपने आप को सामने वाले के सामने पेश करोगे, वैसा आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। मेरे ताल्लुकात हर स्टेट के हर सीएम से है। आतंकवादी किसी एक मज़हब से तो है नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मज़हब के लोग उसके शिकार हुए हैं। फिल्म इंडस्ट्री एंटरटेनमेंट की दुनिया, उसको वहीं तक रहने दिया जाए। जब मैंने ओसामा बिन लादेन का रोल किया था एक फिल्म में, तो फिल्म पे भी बैन लगा था और मेरे ऊपर भी बैन लगा दिया गया था। लालू जी हमारे पॉलिटिकल गुरु थे और हैं और रहेंगे। बहुत मैं उनकी इज्जत करता हूँ। हे ज्येष्ठ कुंती पुत्र, मैं धर्मराज हूँ और तुम्हें देखने के लिए ही यहाँ आया था। और हे भरत श्रेष्ठ, मैं ये देखकर अति प्रसन्न हुआ कि शम, दम, उपरति, तितिक्षा और समाधान, इन 5 साधनों पर तुम्हारी प्रीति है, तथा भूख, प्यास, शोक, मोह और जरा व मृत्यु, इन 6 दोषों को। साथियों, आप देख रहे हैं सच बिहार न्यूज़ 18 और मैं एसएस रिजवी। आज हम आपको उस शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो एक छोटे से गांव चुन्हा, गया ज़िला का एक छोटा सा गांव चुन्हा, जिससे वो निकल करके, और उस दशक में जब ये क्षेत्र अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र था और आज भी ये क्षेत्र विकास के मामले में पीछे है, और ऐसे क्षेत्र से निकलकर इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री मुंबई में एक अपनी अलग पहचान बनाया और गया ज़िला की पावन धरती को इन्होंने पूरे भारतवर्ष में उसका नाम रोशन किया। तो मैं वो शख्स से आपको मिलवाने जा रहा हूँ, वो हैं अभिनेता साहब अली खान। तो सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया रिजवी साहब। मैं अली खान फिल्म एक्टर, मुंबई से, मतलब बिहार से। तो मैं आपसे पहला सवाल ये करूँगा कि आपने अचानक से बीच में ये लुक जो है आपने चेंज कर लिया है, आपके बाल के रिगार्डिंग मेरा सवाल है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये हेयर स्टाइल इसलिए चेंज हुआ है कि ये एक फिल्म बन रही है गदर 2 जी, अनिल शर्मा जी की। जी, तो वो फिल्म जो है उसमें सनी देओल हैं और अमीषा पटेल हैं, अनिल शर्मा जी के बेटे हैं, शतु साहब के बेटे हैं। एक बड़ी फिल्म है, एक मल्टी स्टार कास्ट फिल्म बन रही है और सारी शूटिंग यहाँ लखनऊ में चल रही है। तो जब मैं अनिल शर्मा जी को मिलने गया उनके ऑफिस में, तो उन्होंने कहा कि भाई अली खान को एक ही लुक में 150 से 200 फिल्मों में हम लोग देख चुके हैं जी, तो हम लोग चाहते हैं कि आपका लुक थोड़ा चेंज हो जी, और वो जो मेहंदी कलर बाल और वो जो ज़्यादा बड़े बड़े बाल वो थोड़े चेंज होने चाहिए। तो मैंने कहा कि सर बताइए क्या करना है मुझे। बोले एक तो आपको बाल बहुत छोटे करने हैं, बड़े बारीक करने हैं, दूसरे ये कि वाइट करने हैं। जी, तो मैंने कहा कि अनिल जी मेरे पास और भी 2-3-4 फिल्में हैं, उसका क्या होगा। बोला कि देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है और इसके लिए आपको लुक चेंज करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कहा ठीक है। एक दफ़े जब मैं ये लुक चेंज करके आ रहा था तो मेरे गाड़ी में थे हम बैठे हुए, तो वॉचमैन ने पहचाना नहीं,
बाल की वजह से बोला कि किनको मिलना है तो फिर मैं चश्मा हटा मेरे घर पे आली, अरे सर सॉरी सॉरी। तो बहुत से लोग यकीन नहीं कर रहे थे कि ये तो काफ़ी चर्चा में बना हुआ है कि आपका बाल जो है अचानक से एकदम चेंज हो गया पूरा लुक। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बहुत से लोग लाइक कर रहे हैं मुझे, मुझे 2-3 अच्छे ऑफर आए हैं। कह लीजिए ये वाइट बाल और ये पकी हुई दाढ़ी ऐसी चाहिए गेटअप हमको। जैसे एक फिल्म साउथ की, जैसे अनिल शर्मा जी की फिल्म कंप्लीट होगी तो एक साउथ की फिल्म है जो सेम उन्होंने कहा गेटअप रखने के लिए। जी अच्छा, सारे दर्शक ये जानना चाहते हैं, हर लोगों के दिलो दिमाग में सवाल बना रहता है कि ऐसे क्षेत्र से आप निकल करके इतनी बड़ी आपने पहचान बनाया, तो आखिर ये चीज़ें आपके दिमाग में कब आई और कैसे आपने इसकी शुरुआत किया, ये बताइए हमको। देखिए, मैं जब यहाँ पे मेरा बचपना गुजरा, जवानी गुजरी, मैगरा हाई स्कूल से मैंने मैट्रिकुलेशन, उस ज़माने में तो मैट्रिक हुआ करता था 72 में। फिर हम एडमिशन लिया अनुग्रह नारायण कॉलेज में गया में। गया में मैंने ISC किया, फिर मिर्ज़ा गालिब कॉलेज से BSc किया। फिर हमने वो इसमें एडमिशन लिया LLB में। तो जब हम सेकंड पार्ट तक LLB की पढ़ाई, बड़ा मतलब ये ड्राई सब्जेक्ट बड़ा अजीब सा लगता था कि वकील बन के बहुत झूठ बोलना पड़ेगा, पता नहीं लोग। अच्छा, मैं शुरू से इमोशनल था, मुझे लगता था कि यार मैं किसी का कुछ कहीं नुकसान ना हो जाए। और चूँकि मैगरा आप आए होंगे तो देखा होगा, मैगरा में एक छोटा सा मंदिर है ब्रिज से पहले, तो वहाँ पे हम अक्सर जब रामलीला होती थी या कोई भी ऐसा फंक्शन होता था तो कभी मैं राम बनता था, कभी रावण बनता था। एक शौक़ तो बचपन से ही था और मेरा कुछ था कि मैं अलग थलग कुछ काम करूं। अक्सर मैं मायापुरी पढ़ता था, उसमें लोग, मायापुरी एक मैगजीन आती थी। हाँ, मायापुरी दिल्ली से बजाज साहब की हमारे दोस्त हैं, अब तो दोस्त हो गए हो, उस ज़माने में तो बजाज साहब तक पहुंचना बड़ा मुश्किल था। अब आपको भी लगता था कि मायापुरी मैगजीन में मेरा भी एक दिन नाम हो? हाँ, मेरे बारे में कुछ लोग पढ़ें। अक्सर मैं जब खेती पे धान वान की या गेहूँ की खेती पे जाता, मन लगता नहीं था और ये होता था कि मैं मैगज़ीन पढ़ता रहता था, पता नहीं क्या कितना हुआ कुछ समझ में नहीं आता था। घर पे आते थे, वालिद साहब पूछते थे कितना हुआ क्या हुआ, तो मैं बोलता था कि मैनेजर साहब बताएंगे। तो बोले तुमको क्यों भेजा था? तो ऐसा दिल लगता नहीं था एक्चुअली, शुरू से आर्टिस्टिक मूड था और फिर इधर के हालात भी ऐसे थे। मैं कुछ चाहता था कि कम से कम कुछ नहीं हो तो अपने गांव का, अपने शहर का नाम हो। अब तक तो गया ज़िला में कोई भी ऐसे एक्टर नहीं है जो आपको मतलब इतनी बड़ी मुंबई में पहचान बना सके, और आपने आखिर प्रेरणा किससे लिया? इधर तो कोई ऐसे उस ज़माने में भी एक्टर नहीं थे और अभी भी नहीं। देखिए, जब हम 1975 में अनुग्रह कॉलेज के स्टूडेंट थे, उस ज़माने में जब हम मुंबई गए, मेरे बड़े जिया जी जो शेरघाटी में रहते थे, मरहूम रहमानी खां जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके पापा को लाने के लिए हम लोग गए थे मुंबई, हज से वापस आ रहे थे। तो हम लोग, हमारे कज़न थे निशात अली खान जो संजय खान के यहाँ असिस्टेंट थे, हम लोग उनसे मिले और हमने कहा कि भाई हमको, कोई भी आदमी मुंबई जाता तो उसकी ख्वाहिश होती कि हम शूटिंग देखें। तो मैंने कहा कि भाई मैं शूटिंग देखना चाहता हूँ और मुझे शूटिंग दिखाइए। तो लेके गए RK स्टूडियो और वहाँ पे शूटिंग चल रही थी। 2 कलाकार थे, एक तो अमिताभ बच्चन जी, फिल्म का नाम था कस्में वादे, उसमें रणधीर कपूर जी, अमिताभ बच्चन जी, राखी जी थी, और दूसरे सेट पे थे रंजीत जी जो उस ज़माने में टॉप के विलेन थे कई फिल्मों में। तो जैसे ब्रेक हुआ, अमित जी से मिले, उनका ऑटोग्राफ लिया और मैं जब उनका शॉट देख रहा तो मैं देखता रह गया। मैंने कहा हम लोग स्टेज पे एक एक पेज बोलते हैं और यहाँ तो 2 लाइन कट इट। तो मुझे लगा बड़ा आसान काम है फिल्मों में काम करना। तो मैं और हमारे जिया जी दोनों, हम रहमानी खां मरहूम, हम दोनों खड़े होके शूटिंग देख रहे थे। और जब अमिताभ बच्चन जी जब वहाँ से निकले तो मैंने उनका ऑटोग्राफ लिया और उनको देखता रहा। और उसके बाद फिर दूसरे सेट पे गए तो रंजीत जी थे, उनसे भी मिले। आप तो बहुत खुश हो गए, ऑटोग्राफ मिल गया अमिताभ जी। उस ज़माने में तो ऑटोग्राफ मिलना बड़ा मुश्किल था। हालांकि हमने कोशिश की थी फोटोग्राफर से कि एक फ़ोटो भी हो जाए, लेकिन फोटोग्राफर ने ये कहा कि सर आप बिहार रहते हैं, मैं आपको फ़ोटो ले भी लूँगा तो दूंगा कैसे? तो अब ये ख्वाब जो है पलता रहा। फिर 1980 में मैं यहाँ से मुंबई गया। हमारे एक दोस्त थे मैगरा के, रमेश सिंह जी, उन्होंने बहुत मदद की और फिर ये सिलसिला शुरू हुआ। फिर हमने बहुत उतार चढ़ाव देखा, बहुत
संघर्ष किया और बहुत मुश्किल दौर था उस ज़माने में। चोन्हा से गया तक जाना मुश्किल था, मुंबई तो बहुत दूर की बात थी। तो लेकिन ये था कि हौसले बुलंद थे और कुछ करने का जज्बा था और ये था कि नहीं कुछ ना कुछ बात बनेगी, क्योंकि जो क्वालिटी चाहिए फिल्म इंडस्ट्री को वो सारी चीज़ मेरे अंदर थी। एजुकेशन से लेके पर्सनालिटी और डायलेक्ट डिलीवरी, डिक्शन, जो ज़बान, जो तलफ़ुज़ जो होता है, और कमांड, डायलॉग्स याद करने की मेमोरी, तो ये सारी चीज़ें थी। हालांकि कोई इंस्टीट्यूट नहीं किया था, लेकिन ये था कि कॉन्फिडेंस बहुत था कि नहीं कुछ। अब चूँकि कोई गॉडफादर नहीं था, इसलिए जो कैरेक्टर मिलता गया, तो शत्रु जी ने ब्रेक दिया था पहले। सबसे पहला कैरेक्टर या फिल्म कौन सा? सबसे पहला शत्रुघ्न सिन्हा जी ने कालका में, जिसकी सारी शूटिंग धनबाद में हुई थी, झारखंड में। और उस फिल्म के रिलीज़ के बाद फिर एक फिल्म मिली थी हमको, रहमदिल जल्लाद एज ए मेन विलन, दूसरी फिल्म। फिर मनमोहन देसाई की 2 फिल्में हमको उसी दौरान मिल गई थी, अल्लाह रखा और तूफान। तूफान में अमिताभ बच्चन थे। मैं एक सवाल यहाँ पे करना चाहूँगा कि पहली फिल्म में कितना देर आपको रोल मिला, क्या चीज़? ये जो कालका जो थी एक आर्ट फिल्म थी, शत्रुघ्न सिन्हा उसमें प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर लोकेश जी करके थे। और ये फिल्म जो है वो चूँकि कमर्शियल नहीं थी, आर्ट फिल्म थी, और ये फिल्म चली नहीं तो नोटिस नहीं हुए। लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत कैरेक्टर था। फिल्म की ओपनिंग हमसे होती है, गोपी नाम का कैरेक्टर था। और एक ये था कि एक सर्कल में एक चर्चा तो हो गई थी, कोई एक्टर है जो अली खान बिहार से है। उसके बाद दूसरी फिल्म? उसके बाद हमने अल्लाह रखा की, मनमोहन देसाई जी की, जैकी श्रॉफ के साथ, रॉबर्ट कैरेक्टर का नाम था। और फिर तीसरी थी जो तूफान, जिसमें बड़ा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था। और उसी दौरान एक फिल्म मिल गई थी रहमदिल जल्लाद, जिसमें हम मेन विलन थे। मजहर खान शान फिल्म से बड़े फेमस हुए थे। वो आते जाते हम सब पे नज़र रखते हैं, जो गाना उनके ऊपर फिल्माया गया था। अब तक कितने फिल्मों में काम कर चुके हैं? हमने हर लैंग्वेज में 150 से 200 फिल्मों में काम किया। हिंदी में किया, इंग्लिश, मराठी, महाराष्ट्र की लैंग्वेज है, गुजराती, कन्नड़, तमिल में एक फिल्म की थी वांछीनाथन, मेन विलन, जो बहुत चर्चित हुई थी। और उसमें मेन विलन थे, कश्मीर का जो कैरेक्टर था वो प्ले किया था। एक सबसे बेहतर फिल्म जो रही खुदा गवाह, उसमें आपने किस चीज़ का कैरेक्टर किया? हाँ, खुदा गवाह में ये एक्चुअली इसमें पहले जो कैरेक्टर रोल प्ले कर रहे थे वो साउथ के विलन थे, चरण राज, जो प्रतिघात में हीरो विलन थे। तो ये फिल्म मुझे मिली इसलिए थी कि किरण कुमार के भाई के लिए कैरेक्टर बिल्कुल उनके जैसा दिखने वाला चाहिए, वैसा भाई लगना चाहिए। तो उसको वो किसी वजह से उनको रिप्लेस करके हबीबुल्ला कैरेक्टर था, जो अफ़गानिस्तान में शूटिंग हुई थी। और उस ज़माने में डॉक्टर नजीबुल्ला जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे वो हयात थे, उनकी वजह से शूटिंग बड़ी आसानी से हुई। और फिर अमित जी का जलवा, अमिताभ बच्चन जी 5 साल के बाद उनका कमबैक हुआ था। तो ये फिल्म 92 में रिलीज़ हुई और इस फिल्म से पूरे हिंदुस्तान में मेरी चर्चा हो गई। फिर मैंने सरफरोश, कोहराम, माँ तुझे सलाम, इंडियन, अली बाबा 40 चोर, ऐसी फिल्में, बहुत बड़े बजट की सारी फिल्में मेरे हुई। सबसे सुपर डुपर हिट फिल्म आपकी कौन सी? खुदा गवाह थी, जिससे पूरे हर जगह मेरी एक पहचान बनी। फिर टेलीविज़न में बहुत काम किया। तो अभी मैंने देखा, सबसे ज़्यादा प्रभावित मैं उस बात से हूँ कि महाभारत की एक जो धारावाहिक सीरियल आई रामानंद सागर की, तो उसमें आपने राजा यक्ष का रोल किया है। और लगातार भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव जो थे, उनमें से चारों लोग तो भाई आप उनको तो मार देते हैं। एक जो बचते हैं युधिष्ठिर, उनसे आप लगातार ये 100 सवाल कैसे कर लेते हैं? नहीं, देखिए, ये जो सीरियल थी ना, ये धारावाहिक, ये यश चोपड़ा की डायरेक्शन में थी। BR चोपड़ा ने इसको प्रोड्यूस किया था। और इसके लिए बहुत लुक टेस्ट वगैरह, गेटअप वेटअप, और ये बहुत चैलेंजिंग था हमारे लिए कि एक मुस्लिम आदमी और वो यक्ष का रोल करना, इससे महाभारत जैसे सीरियल, और इसको यानी बहुत चैलेंज था। इसको सारे क्वेश्चंस को याद करना, 100 सवाल युधिष्ठिर से पूछना, तो ये बहुत चैलेंज था। और बस मालिक का नाम लेके और हमने अपना काम शुरू किया। आखिर महाभारत में आपके रोल कैसे मिला? जैसे ये कास्टिंग हो रही थी BR चोपड़ा कैंप में, तो BR जी चोपड़ा साहब सब लोगों का लुक टेस्ट लेते थे। तो मैं रवि चोपड़ा जी से मिला, उन्होंने मेरा सब मूछें, मुकुट, ये गेटअप चेंज दिखा के हमको लुक टेस्ट दिया, कोई डायलॉग्स दिया जो संस्कृत में थे,
वो याद करके हम बोले परफेक्ट हो। वो डायलॉग याद है अभी? नहीं, वो डायलॉग तो याद नहीं, बहुत लंबे डायलॉग। उसके बाद फिर मैंने उनकी 3-4 धारावाहिक की उनके। जी जी। हाँ। कौन कौन सी? एक तो वो अपना एक वो थी, अभी 2-3 धारावाहिक उनकी थी, अभी याद नहीं आ रहा हमको। लेकिन हमने फिर संजय खान का एक टीपू सुल्तान किया, जिसमें हमने हैदर साहब का रोल किया, फिर अकबर द ग्रेट किया। उस ज़माने में ऐसी ऐतिहासिक सीरियल्स बनती थी और हम जैसे लंबे चौड़े लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, तो हम सारी मतलब उसमें हम फिट थे और मैंने बड़ा अच्छा काम किया। फिर उसके बाद साउथ की कई फिल्में की हमने, वांचीनाथन, तेलुगु में हमने किया गोलमाल, तो ये सिलसिला चलता रहा काम। एक इंटरेस्टिंग सवाल मेरा ये रहेगा कि कभी फिल्मी दुनिया में आपको किसी से प्यार वगैरह का, अफेयर का कुछ है मामला ऐसा? नहीं, प्यार वगैरह तो नहीं हुआ। हमने तो एक गार्जियन की सबके मशवरे से हमने एक शादी की थी। शफी नामदार जो फिल्म एक्टर थे, उनकी कज़न सिस्टर थे, और शादी हमारी मुंबई में हुई थी। ये लोग, इनकी पैदाइश रत्नागिरी थी, रत्नागिरी में हुई थी, मिसेस शुरा अली खान। और शफी नामदार जो एक्टर थे, उनकी कज़न सिस्टर थी। बहुत बिहार से लगाव था। अभी कोरोना में उनकी डेथ भी हो गई। हम दोनों कोरोना में बीमार पड़े थे। जी, आपकी पत्नी का इसी कोरोना काल में आप भी बीमार पड़े थे, लेकिन वो चल बसी। ये कितना बड़ा झटका आपके जीवन का था? सब कुछ समझिए ख़त्म ही हो गया एक तरीके से। आदमी फिर भी आप हिम्मत बनाए। हाँ, हिम्मत बनाए हुए। चूँकि अभी मेरा जो बेटा है फयाज़ अली ख़ान, वो बहुत चूँकि उसके लिए, बेटी आशना के लिए बहू है। अच्छा, दर्शकों को एक सवाल और बना रहता है कि कहीं न कहीं आप शुरुआती में एक्टर बनना चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे आप विलेन बन गए। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, एक्टर तो हम बने, एक्चुअली हम हीरो बनने गए थे, लेकिन चूँकि कोई गॉडफादर नहीं होने की वजह से फिर हमने कैरेक्टर रोल किया, विलेन का रोल किया। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत टफ दौर था मेरा। अमरीश पुरी से मिले थे? हाँ, अमरीश जी के साथ मैंने काम किया, कई फिल्मों में काम किया। अमरीश पुरी जी की एक संस्था जो होती है हम लोगों की, सीने आर्टिस्ट एसोसिएशन, उनके वो प्रेसिडेंट थे। मैं उसमें कमेटी में, केयर कमेटी में था। अमरीश जी जो जिस तरीके से पर्दे पे जो रोल करते थे, बहुत अच्छे इंसान थे। प्राण साहब, अमरीश जी, रज़ा भाई हमारे दोस्त, किरण कुमार जी, डैनी जी, और शहबाज खान, रंजीत साहब, ये सारे लोग एक हमारा एक सर्कल बन गया। एक्ट्रेस या शक्ति कपूर जी, ये एक हमारा एक ग्रुप बन गया। जो विलेन का जो ग्रुप था, गुलशन ग्रोवर, ये सारे हमारे दोस्त हैं। और पर्दे पे बैड बॉय, बैड रोल करते हैं, ख़राब बदमाश का करते हैं। हम लोग रोल ख़तरनाक करते हैं, लेकिन इंसान अच्छे हैं, इसकी 100% गारंटी। नहीं, रोल तो कुछ भी मिलो तो करना पड़ता है। यस। लेकिन आपके सबसे फेवरेट एक्टर माना जाए या फेवरेट एक्ट्रेस, तो उसको आप कौन सा पसंद करें? देखिए, हमने तो शुरू से बच्चन साहब के हम फ़ैन रहे हैं, अमिताभ बच्चन जी। और एक्ट्रेस? और एक्टर में श्रीदेवी जी थी, जिनकी वजह से आज जिनके साथ मैंने बहुत इम्पोर्टेंट एक फिल्म में हमने काम किया, और बहुत अच्छा दौर था उस दौर। हम उनकी डेथ पे, जब उनकी बॉडी बाहर से अमेरिका से आई थी, तो हम सबसे पहले हम थे जो एज एन एक्टर उनके बंगले में घुस गए थे। हालांकि सिक्योरिटी वालों को बहुत ये था कि नहीं, आप नहीं जा सकते हैं, लेकिन मैं एक्साइटमेंट में मैं पागल था कि जिनकी वजह से, जिनकी फिल्म की वजह से आप सब ने फिल्म लोगों ने टीवी में देखा कि हाँ, आप उस समय हाँ गए थे। वो सब लोग मीडिया वाले सब दीवाने थे मेरे। हालांकि पुलिस ये वो सब की रुकावट थी, लेकिन मैं रोक नहीं पा रहा था अपने आप को। तो बहुत उनसे बड़ा इमोशन एक था। एक बहुत अच्छे एक्ट्रेस को हम सब ने खो दिया। और हम राजेश खन्ना जी के भी बहुत बड़े फ़ैन थे। एक ज़माना था कि हम देवघर लेके आए थे उनको एक शो में, उनकी डेथ से 5 साल पहले। लेकिन मेरा एक सवाल और भी ये है कि लोगों, आज देखिए कि देश हमारा जातिवाद चरम सीमा पे चल रहा है, तो क्या फिल्म इंडस्ट्री में जातिवाद की क्या सीमा है? क्या वहाँ भी इस तरह का भेदभाव किया जाता है? नहीं, देखिए, हर आदमी की अपनी अपनी एक चॉइस है। अब जैसे मिसाल के तौर पे कुछ एक्टर हैं जो कांग्रेस को लाइक करते हैं, कुछ एक्टर हैं जो बीजेपी को लाइक करते हैं। तो दो बड़ी पार्टी है हिंदुस्तान में, एक कांग्रेस, एक बीजेपी आज के दौर में। अभी तो थर्ड फ्रंट हमें लगता है कि आम आदमी पार्टी आने वाली है। हाँ, आम आदमी पार्टी तो अब उभर रही है, लेकिन एक जो दौर शुरू से रहा है वो कलाकारों का है कि एक कांग्रेस, एक बीजेपी,
महाराष्ट्र में, चूँकि महाराष्ट्र में शिवसेना की तादाद ज़्यादा और अभी सरकार भी है उद्धव अच्छा, आपको कैसा कभी ऐसा फील हुआ फिल्म इंडस्ट्री में कि मेरे साथ भी ऐसा कुछ भेदभाव किया जा रहा है, ऐसा लगा? नहीं, देखिए हम आप जैसा अपने आप को सामने वाले के सामने पेश करोगे वैसा आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। हमने मेरे ताल्लुकात हर स्टेट के हर सीएम से है, चाहे वो उद्धव ठाकरे जी हों, चाहे वो उनके कज़न राज ठाकरे जी हों, चाहे वो आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी हों, चाहे हमारे दोस्त हेमंत सोरेन जी हों, चाहे नीतीश कुमार जी हों बिहार के सीएम। मेरे कॉन्टैक्ट जो हैं तकरीबन स्टेट के मैक्सिमम सीएम से हैं जी हाँ, और सब लोग हमको प्यार करते हैं। मैं कभी भेदभाव उस जहन से न देखता हूँ नहीं, लेकिन आज का जो दौर है, आज जो माहौल बन रहा है वो देश के लिए ख़तरा और ठीक नहीं है। जी, अभी एक फिल्म आई है और बॉक्स ऑफिस में मुझे लगता है कि बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, द कश्मीर फाइल्स। इसको देखा भी होगा आपने, समझा भी, और फिल्म इंडस्ट्री में आप एक जाने माने अभिनेता हैं, तो द कश्मीर फाइल पर आप क्या विचार रखते हैं? देखिए, एक फ़िल्म बनाई गई अभी, एक्चुअली मैंने ये फ़िल्म देखी नहीं है, बहुत चर्चा में ये फ़िल्म है। और इस फिल्म में बहुत मज़े कलाकार हैं, अनुपम खेर जी हैं, पल्लवी जोशी जी हैं, उनके मिथुन दा हैं, और बहुत अच्छी फ़िल्म है, बहुत तारीफ़ सुना है मैंने। लेकिन अब मैं ये फ़िल्म ज़रूर देखूँगा। बहुत कंट्रोवर्शियल हो रहा है इस फिल्म पे और बहुत विवाद हो रहा है। हालांकि ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन इसमें तो ये बताया गया कि कश्मीर पंडितों को एक समय में वहाँ के जो स्थानीय आतंकवादी थे, है ना, विशेष समुदाय मुस्लिम के, तो उन्होंने इस तरह का उन लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार किया था। तो ये चीज़ें आप जान रहे होंगे, लेकिन द कश्मीर फाइल पर आप क्या विचार रखते हैं कि यह फिल्म सही है या जानबूझ करके ये विवादित बनाई गई है? देखिए, फिल्म तो जो भी बनी अच्छी बनी है। फिल्म की तारीफ़ जब हो रही है, जब लोगों ने देखा अच्छी फिल्म होगी। और जैसे कि जुल्म तो, जैसे आतंकवादी किसी एक मज़हब से तो है नहीं, आतंकवादी का कोई मज़हब नहीं है। हमारे यहाँ नक्सलवाद कितने सालों तक पनपा, वो किसी ज़ात को देख करके तो नहीं क्राइम होता था। यहाँ पे हर समाज के लोग उसके शिकार हुए। वैसे ही कश्मीर में आतंकवाद के शिकार हर मज़हब के लोग थे, नॉट एक ही किसी एक मज़हब के नहीं हुए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मज़हब के लोग उसके शिकार हुए हैं। लेकिन ये जो हो रहा है, जैसे अब मान लिए कि अगर दूसरी पार्टियां डिमांड कर रही है कि गुजरात दंगे पे भी फिल्म बनाई जाए, तो ये तो अब मुद्दे को भटकाने वाली बात है ना। फिल्म इंडस्ट्री को भी अब एक जातिवाद का रूप दिया। फिल्म इंडस्ट्री को ज़ात पात या ज़ाती इसमें नहीं बांटना चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री इंटरटेनमेंट की दुनिया, उसको वहीं तक रहने दिया जाए। आदमी रिलैक्स होने का, पॉलिटिकल ना बनाया जाए। आदमी जब मैंने ओसामा बिन लादेन का रोल किया था एक फिल्म में, तो फिल्म पे भी बैन लगा था और मेरे ऊपर भी बैन लगा दिया गया था कि मैं इनको काम, फिल्म आई कि नहीं, वो फिल्म को रोक दिया गया ना, सेंसर में। आपने ओसामा बिन लादेन का रोल किया था उस ज़माने में। ओसामा बिन, हाँ, बहुत बड़ा रोल था। ओसामा बिन चर्चा में थे। तो ये फिल्म, मुझे लगता है कि फिल्म को पॉलिटिकल मुद्दा नहीं देना चाहिए। फिल्म एक इंटरटेनमेंट का ज़रिया है, लोगों के इंटरटेनमेंट का, और पूरा हिंदुस्तान इसको एंजॉय करता है। और इतने बड़े बड़े कलाकार समाज ने, जो बड़े बड़े आज अगर समाज के लोग फिल्में नहीं देखें तो कोई इतना बड़ा कलाकार नहीं बन सकता है ना, जो आज हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जो ये इतिहास रच दिया, दिलीप साहब से लेकर के राज कपूर साहब, देवानंद जी, अमिताभ बच्चन जी, राजेश खन्ना जी, शत्रुघ्न सिन्हा जी, इतने बड़े बड़े फनकार, धर्मेंद्र जी, जितेंद्र जी, आज इतने बड़े बड़े, ये किसी एक मज़हब के हैं, किसी एक मज़हब के नहीं है। तो फिल्म को मज़हब में न बांटा जाए। और हम लोग एक कलाकार हैं, हमें कलाकार की दुनिया में रहना दिया जाए। मेरा एक पॉलिटिकल सवाल ये है सर कि पिछले विधानसभा चुनाव में आप काफ़ी चर्चा में बने हुए थे और लगातार हमने देखा था कि आपको बधाइयाँ भी मिल चुकी थी, बड़े बड़े एक्टरों ने आपको दे दिया, गोविंदा जी, आपके जॉनी लेवर। तो आप विधानसभा का चुनाव शेरघाटी से ही लड़ने वाले थे, तो क्या कुछ वजह रही जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रति आप समर्पित रहे भी हैं और लालू प्रसाद यादव से भी आप मिले हैं, तो क्या वजह रही कि फिर आपको टिकट नहीं मिल पाई? देखिए, मुझे लगता है कि ऊपर वाले की मर्ज़ी नहीं थी। लालू जी हमारे पॉलिटिकल गुरु थे और हैं और रहेंगे। बहुत मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ। बहुत लोकप्रिय नेता रहे हैं वो। और आरजेडी से, लालू प्रसाद जी से मेरा जो रिश्ता है वो तकरीबन 26 साल पुराना था।
मुझे लगता है कि अगर टिकट होती तो आप बिल्कुल सीट निकाल लेते। बिल्कुल होता है, मैंने कहा ना कि और ये कमिटमेंट मेरा खुद फैसला नहीं था ना कि मुझे टिकट मिलना चाहिए, नहीं जनता का भी नहीं था, सुप्रीमो का था। जी जी जी। लालू प्रसाद जी का ये फैसला था कि अली तुमको शेरघाटी से आके इलेक्शन लड़ना। अब क्या वजह रही, क्या क्या बीच में क्या रहा, ये तो हम नहीं कुछ तो वजह होगी सर, बताइए। वजह होगी तो वजह को मैं नहीं बता सकता हूँ। ये देखिए, नहीं ये मेरे नसीब में नहीं था, जी जी है ना। अब जैसे कोरोना में हम और मेरी वाइफ दोनों एक साथ 2 जून को बीमार पड़ते हैं, 15 जून को उनकी डेथ होती है, 1.5 महीने के बाद हम सरवाइव होके ज़िंदा बच जाते हैं। तो ये नसीब का फ़ैसला, ये किस्मत का फ़ैसला। हमारे किस्मत में पॉलिटिक्स में नहीं आना था, हमारे किस्मत में यही था कि तुम एक कलाकार हो, और एक कलाकार के माध्यम से जितना तुमने पूरे दुनिया में नाम किया है, जी जी। एक एमएलए बन के उतना नाम नहीं कर सकते। लेकिन मेरा सवाल एक और है कि क्या आप ऐसा मंशा है जो फिर अगले विधानसभा या लोकसभा चुनाव में आने की? नहीं, वो बस एक शौक़ था, जी। एक शौक़ था कि मैं एक धुन होता, हर चीज़ का एक धुन होता। वरना जब मैं सनी देओल भी तो सांसद हैं। नहीं, सनी देओल सांसद हैं, जी। लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ आपसे, एक उस ज़माने में चोना से इमामगंज जाने में हालत ख़राब होती थी, और हम भर ठेवना कीचड़ से ये गली से जा चुके हैं। उस समय तो लोग गया मुख्यालय तक जाने के लिए सोचा और जब हम करते, आप मुंबई पहुंचे। और जब हम मैगरा स्कूल जाते थे, जी। तो यहाँ से वहाँ बहा के जाते थे, बस्ता सर पे होता था, हाफ पैंट पहन के जाते थे, लोग बचाते थे, स्कूल जाते। अब तो पूल हो गया, बहुत सारी सुविधा हो गई, अब तो गाड़ियाँ आके चौना से बच्चों को स्कूल ले जाती। तो हम बहुत टफ स्ट्रगल किया बचपन से, और मेरा स्ट्रगल करके कोई चीज़ हासिल करने में बड़ा मज़ा आता है। तो एक दफ़े मैंने एक सुप्रीमो के कहने पे मैंने एक बार सोचा था कि मुझे लड़ना चाहिए। जनता यहाँ की सपोर्ट में थी। लालू प्रसाद यादव से बातचीत हुई थी इससे रिगार्डिंग? ऑफ कोर्स, बम्बई में एक नहीं, संजय खान साहब थे, उनके बड़े बेटा तेज प्रताप यादव थे, मीसा जी थे, उनके सारे स्टाफ के सामने उन्होंने कहा, रज़ा मुराद जी थे, कुणाल सिंह भोजपुरी सम्राट, एक सामने, एक आदमी के सामने का कमिटमेंट थे, बहुत से लोगों के सामने। मैंने बताया ना, आफ्टर ऑल यही होता है कि कोई चीज़ आपकी नसीब में नहीं है और ज़बरदस्ती आप कोशिश करो तो अच्छा नहीं है, उस चीज़ को छोड़ के दूसरे काम को पकड़ना चाहिए। अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री में आपकी कौन कौन सी तमन्ना पूरी हुई और कौन कौन सी अधूरी रह गई? देखिए, हर कलाकार मरते दम तक उसकी यही कोशिश होती है, इसके बाद मैं अगली फिल्म में बहुत अच्छा करूँगा, अगली फिल्म में बहुत अच्छा करूँगा। तो तमन्ना कभी भी मरती नहीं है, ख्वाहिश कभी नहीं मरती है। किसी की ख्वाहिश होती है कि मैं 10 लाख कमाऊँ, जब 10 आता है तो उसकी कोशिश होती है कि 20 लाख कमाऊँ, फिर करोड़ों कमाऊँ। तो ख्वाहिश तो अभी भी है कि मैं हीरो बनने गया था। आप तो काम कर भी रहे हैं। लगातार काम भी कर रहा हूँ, हीरो बनने गया था, हीरो नहीं बन सका, ये कसक तो है। अब मैं फैयाज़ को यानी बेटे को भी ट्रेनिंग दिलवाया। मेरा बेटा फैयाज़ अली ख़ान और रणवीर सिंह, ये दोनों क्लासमेट थे। रणवीर सिंह के साथ क्लासमेट रहे? हाँ, वो दोनों कोर्स करते थे, मेरा बेटा और फैयाज़ और रणवीर सिंह। तो उसका ये हुआ कि मैं डायरेक्शन में जाऊँ, प्रोड्यूसर बन जाऊँ, थोड़ा टेक्निकल और क्रिएटिव माइंड है। लेकिन अब जब वो कुछ मतलब रील्स जो करते हैं, बनाते हैं वीडियो वगैरह, तो उनको लगा कि नहीं साहब, मेरा भी फेस लुक लाइक हीरो, तो अब वो तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि अगर तुम कॉन्फिडेंट तुमको आ जाए और ये तुमको लगे कि मैं कर सकता हूँ, तो मैं 1-2 प्रोड्यूसर को इन्वॉल्व कर दूंगा, तुम्हें लॉन्च करवा दूंगा। लेकिन आज भी आपकी पहचान लगातार बढ़ती ही जा रही है और आपकी तमन्ना जो भी है, हमें तो लगता है कि पूरी होगी। देखिए, मुझे लगता है कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री में इतना लोकप्रिय, चाहे वो बड़े से बड़ा कलाकार हो या मीडियम क्लास का कलाकार हो, क्योंकि मेरे साथ जो है, मेरे माँ बाप की, मेरे परिवार की दुआएं, मेरे इलाके की, यानी जब मैं बिहार से, गया से मुंबई गया था, 2 सीन 4 सीन करने वाला एक्टर इतना पॉपुलर था उस ज़माने में। 92 में जब खुदा गवाह रिलीज़ हुई थी, तो मैं बिहार में गया में आके सिनेमा देखने गया था, तो लोग चिल्लाते थे, अरे लड़का अपने यहाँ के गया का। तो ये दीवानगी है, लोगों में चाहत है। मेरी कोशिश क्या होती है कि मैं किसी का भी दिल नहीं दुखाऊं, लोगों के जो हेल्प हो सके मैं लोगों की हेल्प करूं, ऐसी मेरी मंशा। और शुरू से मैं 5 वक्त की नमाजी हूं, ज़िंदगी में कभी सिगरेट, दारू, शराब, कोई सब मामला नहीं है। पूरे रोज़े रखता हूं, हर मज़हब की इज़्ज़त करता हूं,
हमारी कोशिश होती है कि जो मिशन लेके मैं अपने छोटे से गांव से इतने बड़े शहर में आया हूँ उसको पूरा करूँ। अली खान साहब, आपके साथ कभी फिल्म में हीरो हो, हीरोइन हो, एक्टर एक्ट्रेस हो, क्या उनसे कभी कोई बात को लेकर झड़प हुई हो या ऐसा लड़ाई झगड़ा कुछ? नहीं, कुछ आउटडोर में एक दो विलन से हो गई थी, मैं नाम नहीं बताऊंगा। कुछ नोक झोंक हो गई थी, तो फिर उनकी समझ में आ गया कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, तो खामोश हो गए। जी। अच्छा, दर्शकों को कुछ अपना फेवरेट डायलॉग बोल के बताइए, क्योंकि लोग चाहते हैं जो आपका पसंदीदा डायलॉग हो। डायलॉग्स तो बहुत है, लेकिन जिस जो पिक्चर आपको से अच्छा लगा। जिस पिक्चर से मेरी पहचान बनी थी, खुदा गवाह, जी, वो बताइए। जिसको अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट नजीबुल्लाह साहब ने भी देखी थी इस फिल्म को, और इस फिल्म को अप्रिशिएट किया था। और जब बच्चन साहब, अमिताभ बच्चन जी मेरे बेटे की भी शादी में आए, मेरी बेटी की भी शादी में आए, और जब फैयाज़ बेटे की शादी में जब मुझे मेरे गले मिले और वहीं से चिल्लाने लगे हबीबुल्लाह, तो वो डायलॉग चूँकि मील का पत्थर मेरे लिए साबित हुआ था। और उस फिल्म में मेरा कैरेक्टर हबीबुल्लाह था। हबीबुल्लाह के नाम से प्रसिद्ध हो गया फिल्म। यस, पहले मेरा जो प्रोग्राम होता था ना, हबीबुल्लाह नाइट, जी, जो मैं फिल्मों से ज़्यादा जो मुझे पैसे मिलते थे उस ज़माने में शोज़ से मिलते थे। फिल्मों में उतने पैसे नहीं मिलते थे, शोज़ में मिलते थे। कहीं रिबन काटना है, कहीं होटल की ओपनिंग करनी है, कहीं शादी में आ जाइए 10 मिनट के लिए, किसी दुकान की ओपनिंग कर दीजिए। तो ये जो सिलसिला था, ये सारे सिलसिले से मैंने मुंबई में घर खरीदा था। यही सब है। लेकिन ये डायलॉग बताइए। हाँ, डायलॉग ये है कि जब मैं समझा कि आप शायद भूल गए हूँ, तो जब मैं कहता हूँ कि वाह खान वाह, अमिताभ बच्चन मुझे फांसी के फंदे से लेके भागते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे बचाने वाला मेरा कोई साथी आ गया। किरण कुमार के छोटे भाई बने थे, तो मैं कहता हूँ वाह खान वाह, क्या मौत को शिकस्त दी है तुमने मुझे बचाकर। बादशाह भाई तो तुम्हें इनाम देंगे ही, मैं भी तुम्हें खुश कर दूंगा, मिलाओ हाथ। तो हमें जी कहते ओए खुशे, एक मौत दूसरी मौत से हाथ मिलाना चाहती है। तो मैं कहता हूँ मौत तो बहुत पीछे रह गई। तो वो बोलते हैं ना, अभी भी तेरे सामने खड़ी है। और मैं अपने भाई किरण कुमार को आवाज़ देता हूँ, भैया ये भी बेनज़ीर का आशिक लगता है, मेरा सर काट कर उसे हासिल करना चाहता है, उड़ा दो इसे, उड़ा दो। ये डायलॉग थे और ये बहुत फेमस हुआ था डायलॉग, और बहुत लोग तालियां बजाते थे इस डायलॉग। एक ज़माना था कि शत्रु साहब के डायलॉग पे, जो विलन में वो आए थे, तो विलेन को तालियां पड़ती थी शत्रु जी के डायलॉग से। एक ज़माना ऐसा आया कि खुदा गवाह कि इस डायलॉग पे अली खान को तालियां बजती थी। जी, आज दर्शक लाइव देख रहे हैं आपके डायलॉग को, तो हम एक बार और आग्रह करें कि एक और डायलॉग हो जाए। नहीं, देखिए ऐसा है, अगर मैं ज़्यादा डायलॉग बोलूँगा तो फिल्में देखना छोड़ देंगे। बस मैं एक शेर सुना देता हूँ आप सबको, कि बहुत से लोग मेरे ऊपर कमेंट्स करते थे, जी जी, कि ख़त भी आते थे मेरे पास कि मुंबई गए हैं तो कब लौटेंगे। बहुत कमेंट्स होता है ना, लोग आगे बढ़ने वाले की खिंचाई करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि मेरी खामोशी को इतना कमज़ोर मत समझो, मेरी खामोशी को इतना कमज़ोर मत समझो, मैं सारे फैसले ऊपर वाले पे छोड़ देता हूँ। क्या बात है, सारी चीज़ मिल जाती है। जी जी जी, बहुत बड़ी बात है, आपने कम शब्दों में बहुत बड़ी लाइन कहा आपने। लेकिन मेरा अब अंतिम सवाल आपसे ये रहेगा कि ऐसे क्षेत्र से आप इतने बड़े फिल्म इंडस्ट्री में गए और आपने पहचान बनाई और लोगों के लिए आप प्रेरणा बने, तो कुछ युवा भी चाहते हैं और लोग रील बना करके युवा डालते भी रहते हैं और लोगों का शौक़ भी रहता है कि हम भी एक अभिनेता बने, तो उनके लिए आपकी क्या मार्गदर्शन रहेगी? देखिए, सच्ची लगन होनी चाहिए, अच्छी पढ़ाई लिखाई, सबसे पहले आप एजुकेटेड बनिए, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। किसी भी फील्ड में जाइए, एजुकेशन हासिल कीजिए, उसके बाद रास्ते खुले हैं। और आज तो बहुत आसान हो गया है, आज तो हर आदमी अपने मोबाइल से डाल के वेब सीरीज़ में काम कर रहा है, वीडियो फिल्म में रील्स बना के, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आज तो बहुत सारा माध्यम है आपको अपना टैलेंट दिखाने का। तो आप अपनी ऐसी शोज़ रील्स वगैरह बनाते रहिए, 2-4 प्रोड्यूसर्स को अप्रोच कीजिए, उनको भेजते रहिए। तो आज जो टिकटॉक वाले लड़के हैं, आपको बताऊं मैं, 5-5 लाख रुपया लेते हैं एक शोज़ में जाने का, जो टिकटॉक पे। हाँ, आज एक लड़का फैज़ू बहुत छोटे से ऊपर आया, आज वो लाखों रुपया लेता है शो अटेंड करने का। तो टिकटॉक के लड़के आजकल बड़े, एक ज़माने में मैंने अक्सर देखा कि ठेला लगाने वाले लड़के आज लाखों रुपया कमा रहे हैं
टिकटॉक के ज़रिए। जी जी, तो आज तो बड़े साधन है, मोबाइल्स के ज़रिए इतने सब चीज़ें हैं, इंस्टा पे काम ये। इसमें कला दिखाना। हाँ, दिखाइए कल और आगे बढ़िए। मैं एक सवाल भूल गया कि आपने भोजपुरी फिल्म में भी काम किया है, तो कौन कौन सी फिल्म है उससे? भोजपुरी मैंने बहुत सारी की। रानी चटर्जी के साथ पहली एक भोजपुरी थी, रानी चटर्जी के फादर का रोल मैंने किया था। गंगा मैया तोहरे पिंजरी चढ़ाइबो एक ऐसी थी। फिर मनोज तिवारी जी के साथ किया था। फिर उसके बाद में ये अपने पवन सिंह के साथ, पवन सिंह की पहली फिल्म जोगी जी धीरे धीरे, वो हीरो थे, मैं विलेन था। तो ऐसे सबके साथ मैंने किया। जब भोजपुरी में सर अश्लीलता बहुत होती है, इस पर आप क्या? अब हो रही है। पहले के ज़माने में जब नज़ीर हुसैन साहब कैरेक्टर रोल करते थे, भूषण तिवारी जी थे, उस ज़माने के लोग, जो कुणाल सिंह जी हीरो हुआ करते थे, तो उस ज़माने में ये नहीं था। और मैंने तो भोजपुरी में रवि किशन जी के साथ, जितने जो भी आज हमारे सांसद हैं, तकरीबन सभी के साथ मैंने भोजपुरी में काम किया। रवि जी के साथ कई फिल्में किया, मनोज जी के साथ किया, पवन सिंह के साथ किया। तो ये सभी के साथ, निरहुआ जी, सारे लोग, मैंने कोई भी बची नहीं है। 40 से 45 भोजपुरी के डायलॉग जो आपको आप तो रहुआ छोड़ दें। बोलिए बोलिए। हाँ, जैसे हम लोग पहुँचते हैं ना भोजपुरी अवार्ड वगैरह में, तो का हाल बा, ठीक बा। तो असल क्या होता है ना कि सडनली डायलॉग्स हम लोग क्या होता है कि याद करके या कैसे भी ऑन द स्पॉट बोल देते हैं, कि वो जहन में कहाँ रहता है। सर मेरे दिमाग में भी सवाल है और हर लोगों के दिल में सवाल रहता है। आप तो फिल्म इंडस्ट्री को बहुत करीब से देख चुके हैं। वो स्क्रिप्ट जो मिलता है तो उसको पढ़ करके बोलना पड़ता है या याद करके बोलना पड़ता है, कैसे वो बोलते हैं आप? नहीं, देखिए ऐसा होता है, जो डायलॉग मिलता है वो ऐसा होता है कि भोजपुरी कोई भी डायलॉग जो है, जी वो डायलॉग पहले समझना ज़रूरी है, रिश्ते को। जैसे क्या होता है कि राइटर जो है आपको आपका रोल सुना देता है कि भाई आप, ये पूरी फिल्म है, इसमें आप ये रोल कर रहे हैं, वो रोल कर रहे हैं, आपको रोल बता देता है वो। और रोल बताने के बाद फिर आपको लाइंस दी जाती है। तो आपने, अगर आपके सवाल को मैंने समझ लिया तो मेरा जवाब देना आसान हो जाएगा। जैसे आपने पूछा कि आपने पूछा कि आप इतने छोटे से गांव से गए, ये तो वो मेरे लिए फिर आपका, आप जो कह रहे हैं उसको मुझे समझना ज़रूरी है। जी जी सामने वाले के क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है, जी तो फिर मैं जवाब देने में मुझे आसानी होगी, जी है ना। तो डायलॉग सिर्फ याद नहीं करना है। याद कौन सा करना है? जो संस्कृत लैंग्वेज हो, जो प्योर अरेबिक हो, उर्दू हो, तो ऐसे डायलॉग्स को आप याद कर सकते हैं। रटना पड़ता है, नहीं तो डायलॉग्स 2-4 ये इंग्लिश में जो होते हैं, प्रॉपर लैंग्वेज, प्रॉपर वर्ड्स आना चाहिए। हाँ, बाकी डायलॉग्स तो जैसे हरामजादे मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा अगर तुमने इस लड़के को नहीं छोड़ा तो ये इस तरीके के डायलॉग, इसको क्या याद करेगा? ये तो जहन में, दिमाग में रखने वाली बात है। आपने चाकू रखे हुआ विलेन और बोलता है कि हम इसको नहीं छोड़ेंगे, ऐसी बात है। तो उसका रिप्लाई तो सामने वाले के, जितने भी बड़े एक्टर हैं, सामने वाले की लाइंस को याद करते हैं पहले, फिर अपना जवाब देते हैं। अंत में दर्शकों को आप ये बता दीजिए कि कौन कौन सी फिल्म जो आपकी आने वाली है और वो कब रिलीज़ होगी और उस पर आपका क्या काम चल रहा है? देखिए, हमारी एक तो मकसद मिशन बड़े ज़माने से अटकी हुई थी। उसमें मिठुन दाहा मेन विलन में हो, अनवर खान उसके डायरेक्टर हैं, और भजन गायक ये अपने वो हैं, इसके प्रोड्यूसर हैं, समझा ना। और एक है मेरा भतीजा दिलावेज, उसकी एक फिल्म भोजपुरी की है मैंने, जिसमें मेन विलेन हूँ मैं। झोला छाप? झोला छाप नहीं, जी। भोजपुरी फिल्म उनकी। तो उसमें मैं विलेन हूँ। जी जी। भोजपुरी बनाई, सब शूटिंग बिहार में हुई। उनको आपने एक्टर बना दिया? नहीं, एक्टर तो सनी खान बने हैं, अच्छा अच्छा। दिलावेज तो डायरेक्टर है। जी जी तो एक वो फिल्म है, और दूसरी ये कि अभी ये चल रही है गदर 2। एक फिल्म हमको साउथ की मिली इसी गेटअप में, जो मुझे लगता है कि अभी चूँकि अगले महीने से रमज़ान है, 3 अप्रैल से, और ये ख़त्म होने के बाद मई में शुरू हो जाएगा ये। और 2 फिल्में मुंबई की है, जो इस फिल्म के इस गेटअप के बाद ही शुरू करूँगा। 2-3 फिल्में शुरू हो जाएगी। अच्छा, और गदर 2 से ये है कि फिर से कुछ बात बननी चाहिए। अच्छा, और कुछ ऐसी बातें जो हम आपसे पूछ ना सके और आप उसको बता ना सके या बताना चाहते हो? देखिए, बस यही है कि
हम लोग जिस इलाके से हैं बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, और जो भी राजनेता यहाँ से या जो भी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, जो भी इधर के सरपरस्त हैं, विधायक हैं, उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि पब्लिक जो है 5 साल में आपको चुन के भेजती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का काम कीजिए। यहाँ के युवा जो हैं बहुत एजुकेटेड होके भी बहुत बेकार बैठे हैं, उनके लिए कुछ सोचा जाए। ख़ास करके जैसे हमारे मैगरा में एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। जब यहाँ औरतें जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनको या तो रानीगंज या तो फिर शरघाटी या गया भेजना पड़ता है। तो एक महिलाओं के लिए एक हॉस्पिटल, ख़ास कर प्रेगनेंसी के लिए, प्रेग्नेंट लेडी के लिए एक मैगरा में एक हॉस्पिटल हो, एक अच्छा स्कूल हो। और चूँकि मेरी जो पहचान है मुंबई में वो बहुत हाई लेवल पे है, लोग जानते हैं कि मैं किस गांव से हूँ, गांव तक को लोग जानते हैं। तो बहुत से कलाकार आना चाहते हैं, ख़ास के हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं जो बड़े सीनियर एक्टर हैं, रज़ा साहब, रज़ा मुराद जी, जो हमको बहुत लाइक करते हैं, बहुत सपोर्ट भी किया उन्होंने, मेरे अच्छे और बुरे वक्त दोनों में साथ देते हैं। बच्चन साहब, शत्रु जी। तो इन सब चीज़ों को अगर आप खुद से सुधार करना चाहेंगे तो उसके लिए तो पॉलिटिक्स में आना तो पड़ेगा ही सर। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पॉलिटिक्स में तो मैंने कोशिश किया था, और मैंने बताया ना कि सब खेल नसीब का है। बहुत सी चीज़ आप चाहते हैं, ऊपर वाले को मंजूर नहीं है तो नहीं होगा। लेकिन ये है कि जो लोग पावर में हैं उनको ध्यान रखना चाहिए। और आप लोग माशाल्लाह मीडिया से, चैनल से आप लोग भी बहुत कोशिश करते हैं, मैं अक्सर देखता रहता हूँ। तो यही है कि हमारा जो अब चूँकि हम लोग यहाँ पे आते हैं, 1 हफ्ता 10 दिन रहते हैं, एक पूरे 4-6 महीने का ऑक्सीजन नया लेके जाते हैं मुंबई। इतना फ्रेश वातावरण में, फ्रेश एयर में, तो बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ के रुकते हैं, अपने रिश्तेदारों से, अपने लोगों से, सबसे मुलाकात होती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ और, अभी मेरे यहाँ गांव में शोना दाता जिंदा शावली जो है पहाड़ी पे, बहुत बड़ी शख्सियत है। मैं आपके सच बिहार के माध्यम से ही कहना चाहूँगा कि जब मैं यहाँ से जा रहा था तो मैं दरगाह पे बाबा के पास गया, दाता जिंदा शावली के मज़ार पे, और मैंने कहा कि हज़रत, अगर मैं कुछ कामयाब हो गया तो मैं आपके दरबार में जानी बहू कव्वाल को लाऊंगा। बड़े ज़माने, उस ज़माने में उनका बड़ा नाम था, और मैं 92 में जानी बहू कव्वाल को लाया था। यहाँ कव्वाली हुई थी, हर साल होती है। और अभी जो है 24 मार्च को उर्स है और 25 मार्च को कव्वाली है। तो परसों तो मैं यही कहना चाहूँगा कि, और हर समाज के लोग आते हैं। अगर इसमें तो काफ़ी भीड़ रहती है सर, जितना बड़ा यहाँ सब लगता लोग है। आते हैं, और आप यकीन कीजिए जितनी भी कमेटी के लोग हैं इतनी मेहनत करते हैं। और सारे कमेटी को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उर्स ख़त्म होने के बाद फिर से वो नए साल आने वाले उर्स के लिए लग जाते हैं। चूँकि देहात है, गांव है, यहाँ उतना चंदा तो लोग देते नहीं, जो भी होता थोड़े थोड़े चंदों से। तो आप लोग भी यहाँ आइए, और इसकी बाबा की दरगाह की, ऐसे हम लोग देखते हैं कि उद्घाटन तो आप ही करते हैं। हाँ, उद्घाटन इस बार भी आइए, और थोड़ा सा न्यूज़ बना के थोड़ा इसका ये कीजिए, चूँकि ये बहुत बड़ी शख्सियत है। वो कहावत है ना कि मानो तो देवता, नहीं तो पत्थर। तो बड़ा अच्छा लगा आप सबसे बात करके, और सच बिहार के लिए ऑल द बेस्ट। और आपका टाइटल ही है सच, तो सच ही दिखाइए। और मैं भी दुआएं करता हूँ आपके चैनल के लिए कि चैनल खूब सक्सेस हो, और इसी तरीके से और जितने भी ऐसे लोग हैं उनको आगे बढ़ाने का काम कीजिए। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम क्या कुछ बात कर रहे थे एक्टर अली खान साहब से, और अपने करियर से लेकर के तमाम चीज़ों को इन्होंने आपके बीच बताया, और इनकी नई फिल्म भी आने वाली है जिसके बारे में इन्होंने बताया। तो दर्शकों से अनुरोध है कि इनकी जो नई फिल्म आने वाली है, फिल्म आते ही आपको सूचित किया जाएगा, उसे ज़रूर देखें। और प्रेरणा लेकर हम एक्टर बनना चाहते हैं, उनसे प्रेरणा लेकर आप आगे बढ़ें, और मार्गदर्शन के लिए आप इनसे मिल भी सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप देखते रहिए सच बिहार न्यूज़ 18, और मैं SS रिजवी। जय हिंद।